सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी दोस्तों का प्यार भरा नमस्कार। मेरा मेडिकल स्टोर मेरे आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा था और इस तरीके से मेरा कारोबार काफ़ी फल फूल गया था। अब मुझे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने अपने बाकी के काम सब खत्म कर दिए और ज़्यादातर वक्त अपने स्टोर पर ही बिताने लगा। और मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे किसी भी तरह का दवाइयों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मगर इसके बावजूद भी पढ़े लिखे नौजवानों की मदद से अपना मेडिकल स्टोर बहुत अच्छे से चला रहा था। लेकिन मेडिकल स्टोर का मामला देखने के लिए मुझे कहीं पर बैठना पड़ता था और मैं अपने स्टाफ को अपने कमरे से ही मॉनिटर करता था। मेरा ऑफिस मेडिकल स्टोर के पिछली साइड पर बनाया हुआ था, जहां से स्टोर का सारा नज़ारा मुझे कैमरे में दिखाई देता था। उस दिन भी अपने ऑफिस में बैठा अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था कि बाहर एक औरत की ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ें आने लगी, जबकि स्टोर का लड़का भी उसके साथ काफ़ी बहस कर रहा था, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर का माहौल अजीब सा हो गया। मैं ये सब सुनकर गुस्से से अपने ऑफिस से बाहर निकला। क्या शोर मचा रखा है तुमने? क्यों शोर मचा रखा है ग्राहक के साथ? मैंने सेल्समैन को औरत के साथ लड़ता देखकर कहा। औरत गठरी सी बांधे काउंटर पर खड़ी थी। उसने अपने आप को सर से पांव तलक चादर से लपेट रखा था, जबकि चेहरे पर भी उसने मास्क लगाया हुआ था। ये सब देखकर मुझे कुछ औरत के साथ थोड़ी हमदर्दी सी हो गई। वह औरत ऐसी दवा मांग रही थी जो मैं नहीं दे सकता। सेल्समैन ने मुझे आगे बढ़कर बताया, ऐसी क्या दवा मांग ली उसने जो तुम उसे नहीं दे सकते? सर, ये एक मर्दाना दवाई है जो ये मांग रही है। ऐसी दवाइयों का लगातार इस्तेमाल करने से सेहत को नुकसान भी हो सकता है। भाई, तुम्हें इससे क्या मतलब? आदमियों की दवाई हो या औरतों की, जो कहा जाए वही करो। वो मुझे दे दो। ये कहकर अपने ऑफिस में चला गया। उसके बाद न जाने क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ दिन ऐसे बीत गए और दोबारा मेरे स्टोर पर नहीं आई। लेकिन एक दिन मैंने अपने स्टोर से छुट्टी करके वापस अपने घर जा रहा था। वह औरत स्टोर के दरवाजे से अंदर की तरफ आते हुए उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो उसने खुद को मेरी नज़रों से अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया, जैसे कि वो मुझसे ही पर्दा कर रही हो, जबकि मैंने उस औरत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी कभी भी। मगर मुझसे क्यों बचाने का क्या मतलब था? कहना मुझे अजीब सा लग रहा था। अगले दिन मैं अपने स्टोर में गया तो मैं उस लड़की के बारे में सेल्समैन से पूछा कि ये औरत कौन सी दवाई लेने आती है। कहने लगा, सर, मैं ये तो नहीं जानता, बस ये जानता हूँ कि ये दवाई लगातार खाने से सेहत को बहुत नुकसान पहुँचता है और ये भी कोई आम इंसान इस्तेमाल नहीं करता। फिर ये औरत ये दवा क्यों खा रही है, हमें समझ में नहीं आता। मैं इस बात से ज़्यादा परेशान हो गया था। तब मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल की और उससे इन दवाइयों के नाम बताए। कहने लगा कि ये दवाई मर्दाना दवाइयों के लिए होता है, जैसे दाढ़ी उगाना, ब्रेस्ट कम करना वगैरह, इसलिए इस्तेमाल की जाती है। और दूसरी दवाई ताकत और मजबूती की थी। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद शायद मुझे तसल्ली हो जाती कि ऐसी दवाई बिकती है, तभी तो लोग इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आजकल के बॉडी वगैरह बनाने वाले लड़के इस दवाई की ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। मुझे इस औरत ने शक में डाल दिया था। मुझे क्योंकि ये दवाई वह चोरी छुपे क्यों ले जाती थी हमारे स्टोर पर से, और हमारे सेल्समैन से भी उस दवाई के लिए इसने काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया था। तो मुझे ये सब बातें याद आने लगी। मुझे लगा ज़रूर इसमें कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। ये गलत दवाइयाँ क्यों खा रही है? मुझे उसमें जानने के लिए थोड़ी दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने सोचा कि ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल देता हूँ, लेकिन मैंने नाकाम रहा। आखिर मैंने फैसला किया कि इस औरत की हकीकत जान कर रहूँगा, क्योंकि मेरे स्टोर पर आती जाती थी। कल को कोई ऊंच नीच होती तो उसका जिम्मेदार भी तो मैं ही होता। अब मुझे अपने स्टोर पर उस औरत का आने का इंतज़ार था। ठीक 1 महीने के बाद वह मेरे स्टोर पर आई। मैंने उससे नमस्ते किया और उसका हाल चाल पूछा, लेकिन उसने मेरे नमस्ते तक का जवाब नहीं दिया।
मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपना मुंह फेर कर चली गई। मुझे इस बात का बहुत तेज गुस्सा आया। ये औरत खुद को समझती क्या है? मैं कौन सा इसके पीछे पागल हो रहा हूँ? बस मैं तो इस औरत की हकीकत जानना चाह रहा था, मगर वह औरत कोई सी भी बात बताने पर राजी नहीं थी। मैंने बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश की। ये दवाई वह क्यों ले कर जाती है और किसके लिए लेकर जाती है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं जवाब दिया। तब मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसका पीछा करूँगा, इसके घर तक का सुराग निकालूंगा और देखूंगा कि वह इन दवाइयों का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं करती। मैंने इसी वक्त खड़े खड़े ये फैसला कर लिया। अगले दिन का भी इंतज़ार नहीं किया। वह औरत शायद ये बात जान गई थी कि मैंने उसका पीछा कर रहा हूँ। तभी वह तेज़ी से दुकान से निकली और आश्रम की तरफ चली गई। मैं जानता था कि औरत मुझे रास्ता भटकाने की खातिर आश्रम की तरफ चली गई है। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी कार में बैठा और बड़े ध्यान से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह भी ना समझ सकी कि काले रंग के शीशे वाली गाड़ी में कौन बैठा है और उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर जाकर उसने इधर उधर देखा, फिर वापस अपने रास्ते को मुड़ गई। मैं भी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, उसके पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि वह उस गली से निकलकर वह कच्ची झुग्गियों की तरफ चली गई। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि एक झोपड़ी में रहने वाली औरत भला इतनी महंगी दवाइयों का क्यों इस्तेमाल कर रही है। ज़रूर और कोई मकसद होगा। मेरी दिलचस्पी अब ज़्यादा बढ़ चुकी थी। झुग्गियों की तरफ गाड़ी वगैरह तो नहीं जाती थी। अगर मैं गाड़ी में जाता तो उसे ज़रूर शक हो जाता। मैं कुछ दूर चौड़े रोड पर अपनी गाड़ी खड़ी करके खुद गाड़ी से उतरकर एक दुकान पर खड़ा हो गया। उसके जाते हुए उसे देखता रहा। वह औरत एक कच्चे मकान के अंदर गई। उसके घर के बाहर एक रिक्शा खड़ा था। क्या इसका मतलब उसका पति रिक्शा ड्राइवर है? मैंने सोचा। फिर दुकान वाले से उस औरत के बारे में पूछने लगा। दुकान वाले ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। उसके बारे में कहने लगा कि मैं उस औरत को नहीं जानता हूँ। मैं बहुत मायूस हो गया था। झुग्गियों से कुछ और दूर जाकर एक दो लोगों से उस औरत के बारे में जानने की कोशिश की। वह कहने लगे, इस औरत के 2 बच्चे हैं। यहाँ वह अपने पति के साथ रहती है। बहुत ही अच्छी औरत है। ये बहुत पर्दे में रहती है। इसका आदमी रिक्शा चलाता है और ये खुद भी घर से कभी कभार ही निकलती है। इन लोगों की बात मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस औरत की सच्चाई तक जरूर पहुंचा। फिर भगवान ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। मेरे दिल में इस औरत के लिए ऐसी लगन डाल दी कि मैं सिर्फ शक के बिना पर उसका पीछा कर रहा था। अगले दिन मैंने सोचा उस औरत से पूछने की बजाय उसके पति से बात करता हूँ। शायद मेरी बात समझ जाए और जिस दवाइयों के लिए मैं उससे पूछ रहा हूँ शायद उसका पति मुझे बता दे। अगले दिन सुबह 5 बजे मैं अपने सारे काम छोड़कर गाड़ी में बैठा और उन झुग्गियों की तरफ चल पड़ा। सुबह हो रही थी तो मैं जानता था कि रिक्शे वाले सुबह सुबह ही स्कूल छोड़ने वाले लोगों को छोड़ने का काम करते हैं, तो इस वजह से रिक्शे वाला सुबह ही उठ जाते हैं। मैं उस औरत के घर के थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी खड़ी करके उसके पति को देखने लगा कि वह रिक्शा देख कब तक बाहर आता है और फिर मैं उससे बात करूंगा। मैं लेकिन उसका वहां पर आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तब उसके घर का दरवाज़ा खुला और सवाल एक छोटी सी हाइट का आदमी घर से बाहर निकला। पहले इधर उधर देखा, फिर उसकी नज़र मेरी गाड़ी पर पड़ी तो एकदम से हैरानी से देखने लगा। जल्दी से अपने रिक्शे पर बैठा। उससे पहले कि वह आदमी रिक्शा चलाकर कहीं दूर चला जाता, मैं उसके पास जा पहुंच गया और उससे बोला कि साहब सुनिए, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, क्या मुझे तुम छोड़ दोगे? तब उसने मुंह फेर कर जवाब दिया, आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, फिर आप मेरे रिक्शे पर क्यों बैठना चाहते हैं? भाई बात क्या है? मुझे सब्जी मंडी जाना था। आपको तो पता है कैसी जगह होती है, वो यहाँ तक की गाड़ी नहीं जाती।
अगर आप मुझे वहाँ पहुँचा दो बड़ी मेहरबानी होगी, मैंने उससे कहा। और फिर मैं उसके रिक्शे पर बैठ गया और मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि सब्जी मंडी आने से पहले ही मैं इससे पूछ लूँगा कि ये औरत दवाइयाँ क्यों लेने आती है हमारे दुकान से, और वे उस दवाइयों का करती क्या है और किसे खिलाती है या अपने पति को खिलाती है। लेकिन उसने अभी सब्जी मंडी नहीं आई थी कि उसने अपना रिक्शा रोक दिया। क्या हुआ भाई साहब, मैंने अनजान बनकर पूछा। तो उसने कहा, मैं इससे आगे नहीं रिक्शा ले जा सकता अपना। अच्छा होगा कि आप यहीं पर उतर जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आपसे सब्जी मंडी के लिए कहा था, पर मैंने तो नहीं कहा था आपसे कि आप मेरे रिक्शे पर बैठें। उसने मुझे बड़े तीखे शब्दों में जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तो मुझे कॉलेज चौक पर ही छोड़ दो, मैंने उससे कहा, क्योंकि मैं उस आदमी से और बातें करना चाहता था और उसके बारे में जानना चाहता था। इसलिए मैंने उससे झूठ बोलकर और आगे जाने को कहा और फिर अपनी बात जारी रखी। दरअसल बात यह है कि मैं कुछ दिनों से आपकी पत्नी को आते जाते देख रहा हूँ। स्टोर से वह दवाई लेने आती है। मेरा सबसे बड़ा स्टोर है, लेकिन आपकी पत्नी ऐसी दवाई क्यों ले जाती है? उस दवाई से इंसान की मौत तो हो सकती है। उस दवाई से आपको बता भी नहीं सकता कि वह कितनी नुकसानदेह है। आप अपनी पत्नी से कहिए कि दवाइयों का इस्तेमाल करना छोड़ दे। उसे समझाने लगा। इस बात का उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर देखने के बाद उसने जवाब दिया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे घर क्या होता है। अरे क्या नहीं होता, उसने बड़ी तीखे शब्दों में कहा। मुझे तुमसे ये बात बहुत बुरी लगी। अच्छा तो ये बात है, मुझे लगता है तुम भी अपनी पत्नी के साथ मिले हुए हो इस खेल में। मेरी बात वह सुनकर घबरा गया। क्या मतलब है? कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ मैं मजदूर आदमी हूँ और पूरे दिन रिक्शा चलाता हूँ, तब 2 वक्त की रोटियाँ कमाता हूँ। उसने बड़ी गंभीरता से कहा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मेरे सामने खड़े पुलिस वाले को मैंने इशारा किया। भगवान के लिए पुलिस को मत बोलना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। बस मेरी इतनी सी धमकी से वे तो अच्छे से भीगी बिल्ली बन गया। तो फिर अच्छा चलो बताओ, बात क्या है? मुझे पूरी सच्चाई बताओ। मैं आपको नहीं बता सकता, उसने मुझसे कहा, पर मुझे तुमको सच बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी चोरी के इल्ज़ाम में अंदर करवा दूंगा। मेरा गुस्सा देखकर कुछ घबरा गया। भाई साहब, भगवान के लिए भाई ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें मेरे घर की समस्याओं से क्या पड़ी है? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये कहकर मेरे सामने खड़े पुलिस वाले को इशारा किया। पुलिस वाले से मेरी काफ़ी जान पहचान थी। सिपाही ने आते ही मुझे नमस्ते किया, मेरी तरफ देखने लगा। पुलिस वाला, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं थोड़ी देर चुप होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, आप मेरे घर चलें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर मैंने उस पुलिस वाले को धन्यवाद किया। वो वापस जाने का इशारा किया और उसने रिक्शा अपने घर की तरफ मोड़ लिया। मैं सोच रहा था कि इसकी बीवी बच्चे घर पर इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसे ही मैं और वे दोनों उसके घर के अंदर गए, उसके बच्चे दौड़ते हुए अपनी माँ से लिपट गए और मम्मी मम्मी कहने लगे। मैं तो देखकर बिल्कुल हैरान रह गया कि ये क्या है हुआ। देखकर मैं हैरान रह गया कि ये मतलब क्या है। सर से उसने पगड़ी उतारी और मेरे सामने बैठकर अपनी कहानी की शुरुआत किया। मिस्टर, तुम तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरी निगाहें तुम्हें पहचानती है। और कैसे ना पहचानूं? तुमने और तुम्हारे पिता ने तो हमारी ज़िंदगी ही बर्बाद कर डाला। मैंने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि कैसे बर्बाद कर डाली? क्या मतलब तुम्हारा? अपने पिता को तो तुम जानते ही होगे। जी हाँ, मैं अपने पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं रहे और वे हमेशा के लिए मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए। तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी थी। तुम्हारी माँ ने हमारे पिता को छीन लिया था। मेरे पिता को तुम्हारी माँ से मोहब्बत हो गई थी और इस वजह से उन्होंने हमें छोड़ दिया और तुम्हारी माँ पर वे मर मिटे। लेकिन हमारे साथ जो उन्होंने किया, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यानी मेरे और तुम्हारे पिता के माँ बाप ने उनकी शादी जल्दी से कर दी थी। प्रताप सिंह शादी से पहले ठीक नहीं थे।
माँ बाप ने तंग आकर इसलिए उनकी शादी कर दी कि शायद उनका बेटा सुधर जाए, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। शादी के बाद तो उसके और भी पर निकल आए और अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा, यहाँ तक कि उसकी आदत मशहूर होने लगी। जब मेरी माँ के रिश्तेदारों ने ऐतराज़ किया, प्रताप सिंह ने किसी की परवाह ना करते हुए उन्होंने छोड़ने की धमकी दे दी। प्रताप सिंह ये सब बात सुनकर उनके माँ बाप भी बहुत परेशान हो गए और कुछ ही दिनों में उनके माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए। माँ बाप के जाने के बाद तो वह हमें तो भूल ही गए थे। उनके हमें संभालना चाहिए था। संभालने के बजाय प्रताप सिंह ने दूसरी शादी रचा ली। उन्होंने दूसरी शादी शहर की एक अमीर लड़की से की थी। वह लड़की को ना जाने कौन सी आदत मेरे पिता की अच्छी लग गई कि उसने उनका बिना छानबीन किए और ये जाने बगैर कि उनकी पत्नी का कैसे गुजारा होगा, उससे शादी रचा ली। पर मेरी माँ और उनके इंतज़ार में बैठे थे कि हमारे पापा हमें भी अपने साथ रखेंगे, पर उन्होंने पीछे मुड़कर भी हमें नहीं देखा। ये सब तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिता ऐसे नहीं हैं कर सकते। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे इन सब का कोई शौक़ नहीं है। तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। और प्रताप सिंह की पहली पत्नी की औलाद को उन्होंने रुलाने के लिए छोड़ दिया था, जिन्हें अपनी जायदाद का हिस्सा तक नहीं दिया। आज मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ और मैं रिश्ते में तुम्हारी अकेली बहन लगती हूँ। और जानते हो ये हुलिया मैंने किस लिए बनाया हुआ है? ताकि मैं एक मर्द बन जाऊँ और अपने पिता की जायदाद का हिस्सा बन जाऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी पालना है। मेरा पति शादी के कुछ ही दिनों बाद एक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं वह दवाइयाँ तुम्हारे स्टोर से लाती थी और उनको खाती थी ताकि मैं एक मर्द बन जाऊं और ताकतवर बन जाऊं। इस तरह से वह फूट फूट कर रोते हुए मुझे सारी बातें बताते जा रही थी। उसके बच्चे भी अपनी माँ को रोता देखकर बहुत परेशान थे। जब मैंने घर आकर अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, तेरे पिता ने दूसरी शादी की थी। मैं तो माँ की बात सुनकर बिल्कुल दंग रह गया था, क्योंकि इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पिता ने 2 शादी की थी। पर मैं अब क्या करूं? मैं अपनी बहन की सुनूं या अपनी माँ का कहना मानूं? मैं समझ ही नहीं पाया कि इस तरह के हालात में मैं किस तरह की बातें करूं। क्यों अपनी माँ की इस बात से मुझे बहुत हैरानी हुई थी। किसी दूसरी औरत की खुशियाँ लूटने में उनको क्या मिला? लेकिन इस दिन के बाद से मैं अपनी बहन के पास जाता हूँ, उससे रुपए भी देता हूँ। सोच रहा हूँ कि जायदाद से उसका हिस्सा भी अलग कर दूँ। आखिर वह भी मेरे पापा की औलाद थी। उसने अपने बच्चों को पालने के लिए तो हुलिया तक बदल डाला। उसने तो औरत से मर्द बनने की कोशिश की, और मैं तो एक मर्द होकर भी एक औरत के लिए मैं इतना नहीं कर सकता क्या? उसने भी तो अपनी ज़िंदगी में इतनी कुर्बानियाँ की थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। फिर अपनी माँ का हिस्सा देना है तो अपनी माँ से कैसे बात करूँ? उनके लिए ज़रूरी है कि मुझे आपकी ज़रूरत है। आप लोग बताइए मैं क्या करूँ? तो मेरी ये इमोशनल कहानी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।